जब राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला था और जिस तरह से हमने देखा कि उससे पहले जो बड़े बड़े होर्डिंग लगे उसमें पीएम मोदी का कद जो है वो राम जी से भी ऊपर दिखाया गया, इसको लेकर बहुत सारे अलाउंस। तो ऐसे में क्या सपा के कह सकते हैं पास वो वापस आ जाएंगी, जिस तरह से कहल की सीट है या और 2 सीटें हैं जहाँ पर उपचुनाव होना है। तो ऐसे में कई तरह की संभावनाएं हैं क्योंकि अपर्णा यादव का बयान अमूमन आता नहीं है और जिस तरह से देखा गया चुनावों में वो ना तो स्टार प्रचारक की लिस्ट में कहीं नजर आई, इक्का दुक्का जगहों पर जरूर उन्होंने समाजवादी पार्टी का हमने यहाँ पर रुतबा देखा, उसको देखते हुए ये समझा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी जो अब डिसीजन लेगी तो उसमें तमाम नए चेहरों को यहाँ पर आगे बढ़ाने की कोशिश। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश की जहां एक तरफ तस्वीर बदलती हुई नजर आई है तो वहीं समाजवादी पार्टी का बहुमत का आंकड़ा पार करना कई बड़े फैसलों को लेकर सामने आ रहा है, जहां समाजवादी पार्टी ने साबित किया कि भारतीय जनता पार्टी को वो हरा भी सकते हैं। लोकसभा चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर सिमट कर रह जाती है, जहां समाजवादी पार्टी 37 सीटों को दर्ज करती है, इसके साथ ही समाजवादी पार्टी में अब कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जीते हुए प्रत्याशियों यानी कि सांसदों के साथ एक बड़ी बैठक करते हुए नजर आएंगे। जहां सांसदों के साथ बड़ी बैठक तो वहीं दूसरी तरफ 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम जब सामने आए, जब देखा गया कि अखिलेश यादव भी विधानसभा का चुनाव लड़ते हुए दिखाई देते, करहल विधानसभा सीट से चुनाव अखिलेश यादव ने जीता। उसके बाद 2024 में अखिलेश यादव कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हुए नजर आए और कन्नौज लोकसभा सीट पे भी जीत दर्ज की। इसके साथ अब ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव क्या फैसला लेंगे, क्या विधानसभा सीट को लेकर आगे चलेंगे या फिर लोकसभा सीट पर जीत हासिल करने के बाद केंद्र में जाते हुए नजर आएंगे, यानी कि यूपी से निकलकर दिल्ली की सत्ता में जाने की कोशिश करेंगे, केंद्र में जाने की कोशिश करेंगे। अगर केंद्र में जाने की कोशिश करेंगे तो क्या जो विधानसभा सीट अखिलेश यादव की थी जो खाली हो जाएगी उनके इस्तीफे के बाद, वहां पर अगर उपचुनाव होगा तो उसे कौन संभालता हुआ नजर आएगा। यहाँ सिर्फ अखिलेश यादव की बात नहीं है, फैजाबाद अंबेडकर नगर भी शामिल है जहां से 2 विधायक चुनाव लड़े और चुनाव जीतते हुए भी नजर आए। अब देश की बात करें, चुनाव जीता गया। अंबेडकर नगर की बात करें तो यहाँ पर लालजी वर्मा यहाँ से चुनाव जीतते हुए नजर आए, यानी कि ये 3 सीटें मौजूद हैं। चुनाव उपचुनाव यहाँ पर होगा तो कौन यहाँ पर लड़ता हुआ नजर आएगा। और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपने अस्तित्व को बचाने में नाकामयाब होती हुई नजर आई है, इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ पर कई सवाल दागे जा रहे हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी से भी टूट की कगार अगर पैदा होती है तो क्या सपा की तरफ रुख किया जा सकता है? क्या इस बगावती सुर के जरिए अपर्णा यादव कोई बड़ा कदम उठा सकती है? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल बनते हैं। न्यूज रूम में मौजूद हैं अमन सर, मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसा कि कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर इस बार सिमट गई, जहां 62 सीटें वो 2019 में लेकर आई थी, जिसके बाद यहाँ पर भारतीय प्रदेश अध्यक्ष की बात करें भाजपा के तो भूपेंद्र चौधरी इस्तीफे की पेशकश करते हुए नजर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं फूट पैदा होती हुई नजर आ रही है। अपर्णा यादव का अस्तित्व तो सब जानते ही हैं कि कैसे वो यहाँ पर विधानसभा चुनाव के दौरान ही भारतीय जनता पार्टी में आई थी, लेकिन क्या आप उस सपा की तरफ दोबारा जा सकती हैं, क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल, और जिस तरह के नतीजे सामने आए उसने बाकी चौंका दिया, हैरान कर दिया हर किसी को। क्योंकि अगर आप देखेंगे जिस तरह से हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं और वहाँ पर एक बड़ा राज्य है, 80 सीटें लोकसभा की आती हैं, और अगर यहाँ पर इंडिया गठबंधन जिसको लेकर लगातार ये बातें कही जाती रही थी कि कोई बहुत मजबूती से एक तरीके से अपने आप को साबित नहीं कर पाएगा। तमाम जो लोग थे बीजेपी से और तमाम और दलों से ये कहते थे कि जो रणनीति बनाई है अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने यूपी को लेकर, वो कोई बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि असरदार साबित नहीं हो पाएगी, और तमाम तरह की बातें कही गई। लेकिन उसके बाद जो परिणाम सामने आते तो सबके मुंह पर ताला लग जाता है, क्योंकि न सिर्फ उत्तर प्रदेश में हारे बल्कि अयोध्या में भी कहीं ना कहीं हार का मुंह देखना पड़ता है, जो ये बताता है कि क्या पूरे सूबे को साधने की बात करते थे, जो पूरे देश को साधने की बात करते थे, क्या उन
के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं था जो राम जी के अलावा कुछ और मुद्दे पे बात कर सके, क्योंकि जहाँ भी जाते थे राम मंदिर या राम की ही बात करते थे। तो ऐसे में पहले भी इसको लेकर कई सारे सवाल उठे जब राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला था, और जिस तरह से हमने देखा कि उससे पहले जो बड़े बड़े होर्डिंग लगे उसमें पीएम मोदी का कद जो है वो राम जी से भी ऊपर दिखाया गया, इसको लेकर बहुत सारी आलोचना भी हुई। तो ऐसे तमाम सारे मुद्दे थे जो ये बता रहे थे कि क्या बीजेपी का जो कॉन्फिडेंस था क्या वो ओवर हो गया था, क्या यहाँ से अति आत्मविश्वासी वो हो गए थे। ऐसे तमाम सारे सवाल थे और इन सवालों का जवाब जो है वो परिणाम के बाद मिलता हुआ दिखाई पड़ा, जहां पर महज 33 सीट है, जबकि अगर हम 19 की बात करें तो 62-63 सीटों पर नजर आई थी बीजेपी। अगर हम 14 की बात करें तो 71 सीटों की जीत उनको मिली थी। तो इस लिहाज से कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से कहा जा सकता है कि जो जिस तरह का उन्होंने पूरा का पूरा एक जीत के लिए समीकरण बनाए थे वो फेल होते हुए नजर आए। अब योगी जो सीएम है उत्तर प्रदेश के, उनसे भी लगातार बातचीत हो रही है, आज उनकी भी मीटिंग है, तमाम जो बीजेपी के नेता हैं और तमाम जो मंत्री हैं योगी सरकार में। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की हार और खासकर अयोध्या की हार इस समय जो बीजेपी उसको खल रही है। साथ में अखिलेश यादव इस समय पूरे जोश में नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की उनको जीत मिली है शायद उनको भी अंदाजा नहीं होगा कि यूपी की जनता उनको 37 सीटें जिता सकता है, इंडिया गठबंधन को 43-44 सीटों पर जीत दिला सकता है। तो ऐसे में अब नई तरह की चर्चा शुरू हो गई है कि क्या आने वाले 2027 के लिए अखिलेश यादव ने एक बड़ी भूमिका यहाँ पर बना दी है, और क्या यहाँ पर बीजेपी को सत्ता से बाहर होना पड़ेगा। कई जगह खबर ऐसी भी है कि योगी के ऊपर भी अब पद बचाने की सबसे बड़ी कह सकते हैं कि एक ऐसी बात है जो लगातार कही जा रही है कि उनको पद छोड़ना पड़ सकता है। तो इस तरह के मिला जुला के अगर देखा जाए तो बीजेपी कहीं ना कहीं मुश्किल में है, और जो बड़े नेता हैं वो ज्यादा मुश्किल में नजर आ रहे हैं। सर, यहाँ पर अगर हम अपर्णा यादव की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में गई थी कि मुझे किसी पद की लालसा नहीं, विचारधारा के तहत मैं यहाँ पर आई हूँ, लेकिन विचारधारा भी कहीं भी नजर नहीं आ रही है। और वहीं अगर हम बात करें तो सपा की विधानसभा की 3 सीटें यहाँ पर खाली होती हुई नजर आएंगी। अगर लोकसभा के तहत अगर वो इस्तीफा देते हुए नजर आते हैं तो क्या अपर्णा यादव अभी वापसी कर सकती हैं? देखिए, जाहिर बात है कि जब बीजेपी में वो गई थी उस समय ऐसा लग रहा था कि बीजेपी में जाने के बाद कोई बड़ी जिम्मेदारी उनको मिलेगी पार्टी लेवल पे, या जो सरकार बनती है उसमें कोई मंत्री बनती हुई नजर आएंगी, विधानसभा में कैसे चुनाव में लड़ेंगी या उपचुनाव में जाएंगी, लोकसभा में लड़ेंगी। लेकिन एक बार भी उनके पास में ऐसा मौका नहीं आया जब वो खुद को जो है साबित कर पाती हैं राजनीतिक तौर पर, कहीं खुद को मजबूत कर पाती। ना बीजेपी में कोई पद मिला, सरकार में कोई पद नहीं मिला। वहीं लोकसभा में उम्मीद थी कि उनको किसी सीट से उतारा जाएगा, लेकिन उन्होंने खुद कहा कि मैं मैनपुरी चुनाव नहीं लड़ूंगी, भले ही यूपी की किसी भी सीट से चुनाव मुझे लड़वा दी। आप समझ सकते हैं किस तरह का आपस में अंदर खाने में उनको लेकर एक तरीके से इग्नोर करने की पॉलिसी पूरी चल रही है। तो ऐसे में क्या सपा के कह सकते हैं पास वो वापस आ जाएंगी, जिस तरह से करल की सीट है या और 2 सीटें हैं जहाँ पर उपचुनाव होना है। तो ऐसे में कई तरह की संभावनाएं हैं, क्योंकि अपर्णा यादव का बयान अमूमन आता नहीं है, और जिस तरह से देखा गया चुनावों में वो ना तो स्टार प्रचारक की लिस्ट में कहीं नजर आई, इक्का दुक्का जगहों पर जरूर उन्होंने प्रचार प्रसार किया, लेकिन वो भी उतना मजबूत नहीं था जिससे ये माना जाए कि बीजेपी के अंदर उनकी कोई बहुत मजबूत स्थिति है। तो ऐसे में हो सकता है कि वो आने वाले दिनों में सपा में वापसी करती हुई दिखाई पड़े। जी बिल्कुल, यहाँ पर लोकसभा चुनाव में अपने परिवार के खिलाफ ना जाना अपर्णा यादव को लेकर अब यही संकेत मिल रहे हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले परिवार का साथ देती हुई नजर आ सकती हैं। अब ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले 3 सीटें यहां पर खाली हो सकती हैं, जैसे कि अंबेडकर नगर, फैजाबाद और करहल। और ऐसे में दावा किया जा रहा है कि अगर सपा के इस सांसद केंद्र में जाते हैं तो यहाँ पर उपचुनाव होकर ही रहेगा विधानसभा चुनाव के साथ। वहीं ये बात किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका अखिलेश यादव अदा करते हुए नजर आ रहे थे। ये जगह भी खाली होती हुई नजर आएगी अगर अखिलेश यादव केंद्र में जाते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि ये जगह किसे दी जाएगी। शिवपाल यादव की भी यहाँ पर चर्चाएं होती हुई नजर आ रही है। मनीष मेरे साथ मौजूद है, मनीष से जानने की कोशिश करेंगे। मनीष, जैसे कि देखा जाए नेता प्रतिपक्ष की भूमिका कौन निभाएगा? दावा किया जा रहा है कि अखिलेश यादव ये जिम्मेदारी शिवपाल यादव को दे सकते हैं, और शिवपाल यादव ने भी ये कहा है कि जो आला कमान यानी कि सपा का नेतृत्व फैसला करेगा हम उसे मानने के लिए यहाँ पर तैयार होंगे। यानी कि शिवपाल यादव भी संकेत दे रहे हैं कि वो केंद्र में नहीं जाना चाहते हैं, ना ही वो और जिम्मेदारियां निभा सकते हैं, बल्कि सपा की तरफ से जो फैसला लिया जाएगा नेता प्रतिपक्ष का उस जिम्मेदारी को निभा सकते हैं। तो क्या शिवपाल यादव वाकई अब नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाएंगे? जी।
तो यहाँ पर जिस तरीके से आपने बताया उसको देखते हुए यही लगता है कि शिवपाल यादव जिस तरीके से नकारते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर केंद्रीय मंत्री के पद के तौर पर यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखकर समझा जा सकता है कि वो यहाँ पर केंद्र में जाने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है और नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से देखा गया है कि इतनी बड़ी जीत हासिल करी है लोकसभा चुनाव 2024 में, जिसकी शायद सपा के किसी नेता को उम्मीद भी नहीं रही होगी, क्योंकि बहुत ही कम सीटों का आकलन करते हुए चल रहे थे सपा के तमाम नेता। अखिलेश यादव खुद यहाँ पर 5 से 6 सीटें या लगभग 4 सीटें उनके जहन में थी कि आएंगी, तो उसके बाद अगर यहाँ पर 37 सीटें आ जाती हैं तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। और सूबे में 80 सीटें होने के बाद यहाँ पर 37 सीटें सपा ने जो जीती हैं, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये लगता है कि सपा की बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी 33 सीटें यहाँ से जीती हैं, जिसमें कि मनीष मैं टोकना चाहूंगी कि अगर जैसे मैंने कि यहाँ पर सवाल करती हुई नजर आई थी, यहाँ पर ये कहा गया था कि शिवपाल यादव को बदायूं से पहले आगे किया गया था, लेकिन शिवपाल ने अपने ही बेटे को आगे कर दिया, यानी कि ये रणनीति पहले से ही समाजवादी पार्टी बना रही थी कि आने वाले वक्त में चुनाव जीतेंगे तो हम ये कदम उठाते हुए जरूर नजर आएंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखिए शिवपाल यादव जिस तरीके से आपने कहा कि यहाँ पर खुद जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं, वो हो सकता है अपने बेटे को यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए राजनीति में उनका नाम ताकि हो तो लोकप्रियता हासिल करें, तो इस वजह से शायद उन्होंने अपने बेटे का नाम यहाँ पर सजेस्ट किया है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का हमने यहाँ पर रुतबा देखा, उसको देखते हुए ये समझा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी जो अब डिसीजन लेगी तो उसमें तमाम नए चेहरों को यहाँ पर आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी, क्योंकि यहाँ पर जो पुराने चेहरे हैं उनकी तो यहाँ पर मजबूत पकड़ हो ही गई है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर 37 सीटें जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सूबे में यहाँ पर मुख्यमंत्री यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के, तो उसको देखते हुए ये समझा जा सकता है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री होने के बावजूद जब सपा इतनी बड़ी जीत हासिल करती है तो ऐसे में कहीं ना कहीं सपा की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो यहाँ पर आगे और भी मजबूती से लड़े और ताकि वो और भी सीटें यहाँ से हासिल करने में कामयाब हो। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में साबित कर दिया है कि वो कहां पहुंचती हुई नजर आ रही हैं। क्या अस्तित्व उत्तर प्रदेश में उनका बच जाता है? अब भारतीय जनता पार्टी जब खुद के अस्तित्व को नहीं बचा पाएगी तो क्या ऐसे में अब यहाँ पर बागी तेवर कई विधायक, नेता, सांसद या कार्यकर्ता उठाते हुए नजर आएंगे? क्या समाजवादी पार्टी का गढ़ अभी और बढ़ता हुआ नजर आएगा? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।